इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें कुछ मेंबर्स हटाए गए हैं और नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। इस वीडियो में हम इन मेंबर्स के बारे में समझेंगे कि कौन से नए मेंबर्स आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे आरबीआई की एमपीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक्स क्या हैं, सबसे पहले तो इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे क्या है, फिर आरबीआई की एमपीसी आखिर होती क्या है, नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस नए बदलाव के बाद, एमपीसी के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव, और कैसे जो एमपीसी है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसे प्राप्त होते हैं जिससे वो इनमें बदलाव करती है। सारी कुछ चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ पे बात करूं तो न्यूज़ अभी 2-3 दिन पहले की यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शॉर्ट में जिसे एमपीसी कहते हैं, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें 3 नए एक्सटर्नल मेंबर्स को जोड़ा है और ये जो नए एक्सटर्नल मेंबर्स जोड़े गए हैं ताकि जो नया फ्रेश प्रोस्पेक्टिव हो और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हो वो ले करके आएँ, क्योंकि ये जो इससे पहले मेंबर्स थे इनका जो समय था वो ख़त्म हो रहा था। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जो लोग अगर पूरी न्यूज़ को नहीं समझते हैं तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि अभी जो पिछली एमपीसी हुई थी उसमें आपने देखा था कि जब जो रेपो रेट है 6.5% पे है, उसे चेंज करने की नहीं बात हुई थी कि अभी ऐसे ही रखा जाएगा। तो वोटिंग हुई थी तो उसमें 2 जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उन्होंने उस पर वोट के लिए नो किया था, बाकी 4 ने, मतलब 3 आरबीआई के और 1 एक्सटर्नल मेंबर ने यस किया था कि हाँ अभी हमको रेट इतना ही रखना है, बदलाव की जरूरत नहीं है। 2 लोगों ने नो किया था। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो वोटिंग प्रोसेस होता है, सहमति या असहमति, ये चलती रहती है जितनी भी एमपीसीज होती हैं उसमें। ज़रूरी नहीं है कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से 3 नए मेंबर्स अब आए हैं, तो पहले हैं राम सिंह जो कि डायरेक्टर हैं, पीएचडी हैं, डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो आप समझ सकते हैं योग्यता। फिर हैं सौगत भट्टाचार्य, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। फिर नागेश कुमार, ये डायरेक्टर हैं, पीएचडी, ये भी हैं डॉक्टर नागेश कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एट द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। तो ये 3 नए एक्सटर्नल मेंबर्स ऐड हुए हैं। ये किसकी जगह पर आने वाले हैं, तो आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर वर्मा। ये मेंबर्स जो थे इनका जो टर्म है वो पूरा हो रहा है 4 अक्टूबर को, और इस वजह से इनका जो टर्म था वो एक्सटेंड नहीं किया गया। 4 साल का टोटल पीरियड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं उनका पीरियड कितना होता है, कितने समय के लिए रखे जाते हैं, 4 साल। तो 4 साल का जो टर्म है ये पूरा हुआ। उसके बाद इन 3 लोगों की जगह पे ये 3 नए लोगों की नियुक्ति हुई है एक्सटर्नल मेंबर्स की एमपीसी में। और एमपीसी में जो भी नए मेंबर्स आएंगे उसमें आपको एक फिक्स नंबर लेकर के चलना होता है, कितने आरबीआई के मेंबर और कितने एक्सटर्नल मेंबर्स। तो 3 ही एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। एक्सटर्नल मेंबर्स का मतलब कि जो आरबीआई और सरकार के कोई अधिकारी वगैरह नहीं, उनका पार्ट नहीं होते हैं। एक्सटर्नल जो बाहर से एक्सपर्टीज लेकर के लोग आ रहे हैं सेम फील्ड में, उन्हें रखा जाता है। तो नाम याद रख लीजिए, राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार, ये 3 लोगों को ऐड किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसका मतलब क्या है, कब बनाई गई, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाएगी, जून 2016 में। किस लिए, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि ये जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जिसे हम रेपो रेट भी कहते हैं या फिर पॉलिसी रेट भी कहते हैं, सेम ही चीज़ें हैं, उसको मैनेज करने का काम ये करती है एमपीसी, जिससे जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है देश में या फिर प्राइस स्टेबिलिटी है उसे कंट्रोल में किया जा सके, और उसके साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है कंट्री की वो भी चलती रहे। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन हम नहीं बढ़ने देंगे इसलिए बहुत सारी ऐसे यहाँ पे बदलाव कर दिए जाएं कि ग्रोथ ही रुक जाए। ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, साथ में ही इन्फ्लेशन नहीं बढ़नी चाहिए बहुत ज़्यादा, एक तय हद तक इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने में ही ये एमपीसी मेन काम करती है कि जो भी मॉनिटरी पॉलिसी का निर्णय होता है वो यही एमपीसी बैठ करके करती है। टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं, जो मैं अभी कह रहा था कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसमें 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से, और आरबीआई से जो मेंबर होते हैं उसमें सबसे पहले मेंबर तो गवर्नर ही होते हैं। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, शक्तिकांत दास, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं एमपीसी के, मतलब जो चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि ये नहीं कि शक्तिकांत दास हैं तो वही हमेशा रहेंगे। आरबीआई का जो गवर्नर बनेगा वही एमपीसी का चेयरपर्सन होगा।
और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्हें नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है, जैसे अभी किया है 4 साल के लिए करती है। बाकी इसमें 2 और होते हैं, डिप्टी गवर्नर वगैरह हो सकते हैं आरबीआई के, जो कि इसका पार्ट रहते हैं। अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले तो कितने टोटल मेंबर होते हैं, और उसके बाद ये पूछा जाता है, जैसे बच्चों ने बता दिया 6 मेंबर होते हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है उसमें आरबीआई के गवर्नर भी तो होते हैं, तो टोटल 7 मेंबर हो गए। तो बच्चे जो नहीं जानते रहते हैं कह देते हैं हाँ 7 मेंबर्स होते हैं टोटल, क्योंकि चेयरपर्सन वो होते हैं। ऐसा नहीं है, चेयरपर्सन को लेकर के ही टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिए। तो अगर हम नए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें शक्तिकांत दास हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं एमपीसी के और आरबीआई के गवर्नर हैं। फिर आते हैं डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा जो कि डिप्टी गवर्नर हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं। फिर एक और इसमें अधिकारी आते हैं रिजर्व बैंक के, डॉक्टर राजीव रंजन। अब ये 3 मेंबर तो आपके हो गए आरबीआई के, जो कि आरबीआई से ही आते हैं। बाकी के जो 3 मेंबर अभी ऐड किए गए हैं, जो कि राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार हैं, जो कि प्रोफेसर राम सिंह है अगर ऐसा ना देखने को हो, डॉक्टर नागेश कुमार हैं। तो ये 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। तो ये 3 में ही बदलाव हुआ है, ऊपर में बदलाव नहीं हुआ है अभी। अगर हम आगे बात करें कि एमपीसी के फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन इसका यही है और मेन फंक्शन भी यही है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। मतलब चीज़ों की कीमत ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत कम हो। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी माइंड में रखना होता है। जापान की तरह नहीं कि जापान में जैसे जो रेट हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो जैसे 50 साल पहले थी वैसे ही है, लगभग वैसे ही, थोड़ा सा आगे बहुत बड़ा होगा, वरना ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे इंडिया में अभी तक नहीं है। इंडिया तो अभी वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, तो प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना ही होता है, साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी माइंड में होता है। जो कमेटी होती है इसको साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है, और आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो एमपीसी की मीटिंग होती है वो हर 2 महीने पे होती है, एवरी 2 मंथ। जैसे अभी अगस्त में हुई थी तो अभी फिर से होने वाली है, कब? अक्टूबर में, 7 से अक्टूबर शायद फिर से मीटिंग होने वाली है। अब जो नई मीटिंग होगी इसमें जो 3 नए मेंबर्स हैं ये शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जो पुराने मेंबर थे 4 अक्टूबर तक ही इनका टर्म था, जो कि अब हट जाएंगे इससे। तो 4 बार कम से कम मिलेगी, अभी तो 5 बार मिल रहे हैं, इसीलिए इसको बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू कहा जाता है। इसमें डिसीजन होता है कि जो पॉलिसी रेपो रेट है, अगर कई बार पॉलिसी रेट कहे तो भी बात रेपो रेट की हो रही है, उसको चेंज करना है कि नहीं करना है, कितना चेंज करना है, और उसको उसके साथ साथ और जो नए नए डिसीजंस लिए जाते हैं यूपीआई को लेकर के, बाकी और चीज़ों को लेकर के, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से ही रिलेटेड, वो सारे डिसीजंस इसी मीटिंग में लिए जाते हैं। जो एमपीसी का टोटल एम होता है कि इन्फ्लेशन को कितना रखना है, तो वो होता है 4%, और इसमें बैंड होता है 2% का। मतलब 4% ± 2%, ऐसे याद रखिए। मतलब कम से कम जो जाएगी कीमत वो 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 6%। अगर 6% से ज़्यादा चली गई तब भी बहुत तेज़ी से बदलाव करने होते हैं एमपीसी की मीटिंग में, जो रेपो रेट होता है उसमें। और अगर 2% से नीचे चला गया, मतलब डिफ्लेशन की स्थिति आने लग गई, तब भी ये बहुत तेज़ी से बदलाव होता है। अगर इसके बीच में ही इन्फ्लेशन बना हुआ है तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो रेपो रेट है उसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं किया जा रहा है। तो 2 to 6% ये रहता है। अभी ये हो सकता है कि इसमें रेपो रेट में इस वाली मीटिंग में बदलाव ना हो, लेकिन अगली जो मीटिंग होगी जो कि दिसंबर में होगी, हो सकता है उसमें रेपो रेट में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि बहुत दिन से ये भी पेंडिंग है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने अपने इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है, और जिस वजह से जो इफेक्ट है वो सब जगह पड़ना तय है। अगर हम बात करें एमपीसी में जो मेंबर्स होते हैं सबका एक वोट होता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई के जो मेंबर्स हैं उनका ज़्यादा वोट है और जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनका कम वोट है, सबका एक ही वोट होता है। जैसे हर चीज़ पे वोटिंग होती है कि बढ़ाना है, घटाना है या मेंटेन करना है, सब पे वोटिंग होगी, सबका एक वोट होगा। लेकिन अगर कहीं मामला ऐसा फंस जाए कि 3 वोट किसी यस में चला जाए, 3 वोट नो में चला जाए, तो ऐसे में फिर से जो गवर्नर होता है आरबीआई का, मतलब इस केस में शक्तिकांत दास जो हैं, उनको सेकंड वोट मिलता है कास्टिंग के लिए। मतलब उनका वोट फाइनल होगा इन केस ऑफ डेडलॉक या फिर इक्वालिटी, कि वो जिस तरह वोट करेंगे फिर सेकंड टाइम वही निर्णय लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सबको एक ही मत होना है तभी रूल लागू होगा। आगे बढ़ें, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी के। तो आपने नाम सुने होंगे सबके, जैसा रेपो रेट,
एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, जो कि 2022 से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों आते हैं, इसको अलग से ऐसे लिखा गया है। फिर आता है एलएएफ कॉरिडोर, आता है कॉरिडोर बनाया जाता है कि रिवर्स रेपो रेट से रेपो रेट के बीच में ऐसा कैसे कॉरिडोर है जिसके बीच में सारी चीज़ें चलनी है। रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, फिर एसएलआर आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हैं, ऐसे एक दो और हो सकता है हों जो टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिनको देख करके और जिनको मैनेज करके ही जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको एडजस्ट किया जाता है। मेनली तो रेपो रेट को चेंज किया जाता है, जिससे बाकी चीज़ें जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं अपने आप। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। अगर इनके बारे में आपको एक एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक एक वीडियो बता दूंगा कि कैसे रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये सब काम करता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे ये हमारी इकोनॉमी को या फिर कह सकते हैं मार्केट लिक्विडिटी को प्रभावित करते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपने ये न्यूज़ पूरी समझ ली, एमपीसी के बारे में सब कुछ समझ लिया, तो बस इतनी ही न्यूज़ थी। अब जो नेक्स्ट बाई मंथली मीटिंग है, जो मैं कह रहा था कि 7 से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाली है, जिसमें सारे नए मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। और ये इस समय जो होने वाला चेंज है, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले से सोचा नहीं था तुरंत चेंज कर दिया, ये तो होना ही था। तो ये जो चेंज है काफ़ी क्रिटिकल टाइम पे हुआ है। हम देख रहे हैं जैसे अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों से सेंसेक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है। बाकी युद्ध वगैरह की कंडीशंस हम देख रहे हैं गहराती ही जा रही हैं, जिसका इफेक्ट हमारी जो इकॉनमी है उस पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में हमें ये देख के चलना होगा कि भारत की जो इकॉनमी है, जो प्राइस रेट हैं वो स्टेबल रहें और ग्रोथ भी होती रहे। तो ये नए चैलेंजेस होंगे जो कि इस नई एमपीसी के सामने आने वाले हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आप समझ में आई, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।